बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़ से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री में हमारे पास जो केमिकल स्पीशीज़ हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। यानी जो हम केमिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास मोस्टली जो 3 चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, जो केमिकल स्पीशीज़ हमारे पास डिस्कस होती रहती हैं वो 3 टाइप्स की हैं। एक है आयन, दूसरा है मॉलिक्यूलर आयन और तीसरी है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हम इन तीनों को वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं कि आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आयंस को। तो हम आयन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि आयन क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आयंस की डेफिनेशन पे गौर करें तो आयंस की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पे, तो ये एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, इसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ। फ़िलहाल इतना याद रखें कि किसी भी एटम के ऊपर जब कोई चार्ज आ जाता है तो उस वक़्त उस एटम को हम एक आयन बोलते हैं। तो उस एटम के ऊपर वो जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एटम के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, ये क्यों आता है। ठीक है, इन बट यहाँ तक अभी आप इतना ज़हन में रखें कि आयन क्या होता है, कि जब भी किसी एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक आयन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि नेचुरली ये होता है कि एटम्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं। नेचुरली एटम्स न्यूट्रल होने से मुराद क्या है, एटम का अभी तक जो हम स्ट्रक्चर जानते हैं, इंशाल्लाह लेटर ऑन चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी भी करेंगे। बट अभी तक जो हम एटम के बारे में जानते हैं वो ये है कि एटम एक स्फेरिकल स्पीशी जो है वो कंसीडर की जाती है। यानी एटम को एक स्फेरिकल शेप में माना जाता है, इस तरह से कि इसके जो सेंटर है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो बाहर एटम के सर्कुलर है, इसकी जो सर्कुलर स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के न्यूक्लियस के गिर्द वो सर्कुलर पास में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में सिंपली ये कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेचुरली ये होता है, मैं यहाँ पे एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल एटम कंसीडर करता हूँ। मैं किसी भी एलिमेंट को लेके तो कंफ्यूज नहीं करते, हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने एक हाइपोथेटिकल एक एटम है वो कंसीडर कर लिया है। न्यूट्रॉन्स की तो चूंकि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता, हम यहाँ पे इसकी बात ही नहीं करते। हमारा जो भी कंसर्न है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेचुरली ये होता है कि जो एटम्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं? क्योंकि नेचुरली ऐसा होता है कि एटम के सेंटर में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, या दूसरे अल्फाज में क्या, जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उतनी ही इक्वल अमाउंट में हमारे पास बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए एटम एज ए होल एक न्यूट्रल पार्टिकल कंसीडर होता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है। लेकिन जब किसी इस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस एटम को फिर हम न्यूट्रल एटम नहीं बोलेंगे, बल्कि उस वक्त उस एटम को हम एक आयन बोलते हैं। अब हमने ये देखा कि इस एटम के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। हमारा आयन जो है दूसरे अल्फाज में, तो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और नेगेटिव आयन्स भी हो सकता है। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन है उसको हम कैटाइंस बोलते हैं, जो नेगेटिव आयन्स है उसको हम एनाइन बोलते हैं। ठीक है, यानी सिंपली कि जो हमारे आयन्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन्स भी हो सकते हैं, यानी कैटाइंस और एनाइंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटम के ऊपर पॉजिटिव आयन्स या पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है जिसकी वजह से वो नेगेटिव आयन या एनाइन बन जाता है। ठीक है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एटम हमने कंसीडर किया है। तो लेट्स से
कि इसमें जो प्रोटॉन्स हैं तो वो 7 हैं, तो डेफिनेटली फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 7 ही होंगे। ठीक है, ये नेचुरली हमने एक हाइपोथेटिकल एटम कंसीडर कर दी है। तो इसके ऊपर जित 7 इसमें प्रोटॉन्स हैं यानी 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं और फिर 7 ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेचुरली ये एटम एक न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल कंसीडर करें आप इसको। एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, या एक आसानी हमारे लिए ये है कि हम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड भी कर सकते हैं और उन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इजीली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये एटम तो एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि मैं इस एटम में से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। तो इस एटम में से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। एक मैंने निकाल दिया तो अब कितने बच गए, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकाल दिया तो अब मेरे पास बच गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस 7 है और बाहर आपके पास नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, 6। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। सो एटम के ऊपर अब इस वजह से क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स एटम में से निकाल देते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसको हम कैटाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज़ भी मुमकिन है कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवा सकें। तो लेट्स से कि अब मैं ये करता हूँ कि ये मैंने यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, शुरू में मैंने अब इलेक्ट्रॉन निकाला है, अब मैं ये करता हूँ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाता हूँ। तो शुरू में इलेक्ट्रॉन थे 7, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इंटर करवा दिया तो अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, टोटल 8। तो अब अगर हम देखें तो सेंटर में पॉजिटिव 7 चार्जेस हैं और हमारे पास बाहर जो है वो नेगेटिव 8 चार्जेस आ गए। इसका मतलब एक माइनस चार्ज जो है या नेगेटिव चार्ज जो है वो मेरे पास ज़्यादा हो गया है। सो इस तरह से अब इस एटम के ऊपर ये न्यूट्रल नहीं रहा बल्कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है। सो एटम के ऊपर अब क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो ये एक नेगेटिव आइंस बन गया है, या दूसरे अल्फाज में एनाइंस बन गया है। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो अब अगर हम इनकी डेफिनेशंस को देखें तो आप ये बात प्रॉपरली समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ कैटाइन एंड व्हाट इज़ एनाइन। सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो देखें डेफिनेशन में लिखा हुआ होगा कुछ यूँ कि व्हेन एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आइंस या कैटाइंस आर फॉर्म। तो ये चीज़ हमने देखी कि जब हमने इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन के निकालने की वजह से यानी जब हम एटम में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है या वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम एक एटम में ऐड कर दें वन और मोर इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एक नेगेटिव आयन या एनायन बन जाता है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली यूँ भी लिख सकते हैं कैटाइन के लिए कि लेट से मेरे पास कोई न्यूट्रल एटम था, इस एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, प्लस वन इलेक्ट्रॉन यानी ये माइनस हो रहा है। तो अब ये जो एटम है मेरे पास, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये कैटाइन बन गया है। ठीक है, और एनाइन को आप मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं कि ये बी कोई लेट से मेरे पास न्यूट्रल एटम था, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, प्लस वन इलेक्ट्रॉन का मतलब ये न्यूट्रल एटम था, इसमें मैंने प्लस किया यानी डाल दिया एक इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो ये बात आप आई होप समझ गए होंगे कि आइंस क्या हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस क्या होते हैं, ये क्यों बनते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो इसको अगर हम समरी बयान करें तो समरी हमारे पास इस आइंस की क्या थी कि एटम्स हमारे पास जो है वो एक शुरू में नेचुरली न्यूट्रल पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जब भी किसी एटम के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाए तो उस एटम को हम आयन बोलते हैं। तो आयन क्यों क्यों बोलते हैं कि उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाए। सो इसका मतलब हमारे पास जो आयन्स हैं तो वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। पॉजिटिव आयन्स को कैटाइन भी बोलते हैं, नेगेटिव आयन्स को हम एनाइन भी बोलते हैं। पॉजिटिव आयन क्यों बनता है या किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है कि जब आप उस एटम में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दें तो उसके ऊपर ऐड कर दें नो सॉरी
उस एटम में से जब आप एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी क्योंकि उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव आयन क्यों बनते हैं कि जब आप एक एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा दें तो उसके फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और सेंटर में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसकी वजह से आप जितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो किसी एटम के ऊपर कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज आएगा ये डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हैं पॉजिटिव आयंस की, लाइक सोडियम आयंस हैं हमारे पास, उसके अलावा एलुमिनियम आयंस हैं +3। तो देखें, मैंने ये भी कहा था कि एन एटम एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, अच्छा ठीक है, ये अभी ग्रुप ऑफ एटम की बात बाद में आएगी, ये हम डिस्कस करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो आई होप आयंस की बात क्लियर हो गई है। सो अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स को, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर आयंस को। तो अगर आप आयंस के बारे में कम्प्लीटली तौर पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो मॉलिक्यूलर आयन भी सेम वही चीज़ है। सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना दें और उस मॉलिक्यूल्स में से फिर जब हम उसी तरह से एटम्स, वो जो मॉलिक्यूल बना हुआ है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें या उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डाल दें तो उसकी वजह से भी उस पर प्लस या माइनस चार्ज आता रहता है। तो उस वक़्त उसको फिर हम, चूँकि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और हम जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ से निकाल रहे हैं, तो अब जो चार्ज आएगा वो उस मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा। सो कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशी having the positive or the negative charge is called a molecular ion, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पीछे हमने डेफिनेशन में बताया था कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो उसका मतलब क्या था। एन एटम में आपके पास सिर्फ कैटाइंस और एनाइंस, जो कि हमने आयंस के बारे में डिस्कस किया था, हमने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे हमने सिंपली एक एक एटम को डिस्कस किया था, ठीक है। लाइक जैसे हमने कैटाइंस में सोडियम आयंस को डिस्कस किया और आई थिंक मैंने शायद एग्जांपल नहीं दी है। नेगेटिव आयंस में आपके पास फ्लोरीन के आयन हैं, क्लोरीन के आयन हैं, ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन बनता है। तो पॉजिटिव यानी आयन वाले टॉपिक में हमने जस्ट एक सिंगल एटम को डिस्कस की है। मॉलिक्यूल्स में अब चूंकि क्या होता है कि एटम्स ग्रुप हो जाते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो डेफिनेटली उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी दूसरे अल्फाज में उसका वहाँ पे डेफिनेशन में, चूंकि वो डायरेक्टली एकदम मॉलिक्यूलर आयन कह तो नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा कि एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। तो वो जो बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम था तो उससे उसकी मुराद मॉलिक्यूलर आयन थी, ठीक है। क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम ही बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। So an atom or group of atom having a positive or negative charges are called the ions। और वो जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो चूंकि मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए फिर जब कोई मॉलिक्यूल बेसिकली उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। तो अब मॉलिक्यूल जो है वो भी हम नेचुरली वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जो एटम्स मिलकर उस मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद चूँकि इक्वल होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही मिलते हैं। जैसे मैंने आपको शायद सेकंड लास्ट या जब हमने की थी एम्पिरिकल फार्मूला वाला जो हमने लेक्चर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं या जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो न्यूट्रल एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो वो न्यूट्रल एटम जब आपस में ग्रुप हो जाते हैं तो वो फिर जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं तो वो भी न्यूट्रल होता है। सो उस जिस तरह से हम फिर एटम्स, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को इंटर या उससे लीव करवा सकते हैं, इसी तरह से हम फिर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन को इंटर करवा सकते हैं या उससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से उसको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं या मॉलिक्यूलर एनाइन और कैटाइन भी आप उसको बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है, छोटा सा टॉपिक था, लाइक जैसे हमारे पास CO पॉजिटिव और नाइट्रोजन के आयन बनते हैं N2। अब देखें तो आप एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड C+O, कार्बन का एक अलग एटम है, ऑक्सीजन का एक अलग एटम है।
तो इनके ऊपर एक चार्ज आया हुआ है, यानी ये बेसिकली पहले एक मालिक्यूल बना और उसमें अब क्या हुआ हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दी है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से नेगेटिव, इसी तरह से आपके पास नेगेटिव आयंस की भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। लाइक आपके पास है सल्फेट आयन है SO4 -2, यानी आपने इस सल्फेट के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये आपके मॉलिक्यूलर आयन एक छोटा सा टॉपिक है, वही सेम प्रीवियस कंसेप्ट है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फिर डिस्कस कर देते हैं फ्री रेडिकल्स को। तो फ्री रेडिकल्स क्या हैं? आपका चाहे कोई एटम है, चाहे कोई आयन है, या चाहे मॉलिक्यूल है। एटम यानी एक न्यूट्रल चीज़, आयन यानी कोई प्लस या माइनस वाली चीज़, या कोई मॉलिक्यूल है। इन तीनों में जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑड नंबर कौन से होते हैं? 3, 5, 1, 7 अप टू सो ऑन। तो जब भी इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस वक्त ये फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। यानी एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज दी फ्री रेडिकल्स। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू दी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल, किसी भी जो केमिकल स्पीशी है उसके मुकाबले में। यानी एक सिंगल एटम है ना, वो इतना हाई रिएक्टिव नहीं होगा। वही एटम जब कोई फ्री रेडिकल बन जाता है तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसी तरह से कोई आयन है या मॉलिक्यूल है, तो वो जब अपनी यानी नेचुरल कंडीशन में या नेचुरल शेप में होगा तो वो इतना रिएक्टिव नहीं होगा, लेकिन वही एटम, आयन या मॉलिक्यूल जब फ्री रेडिकल बन जाएगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। जो हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं, उसमें आपका एक मिथाइल रेडिकल आता है विच इज़ CH3, और फ्री रेडिकल को हम एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक डॉट डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका मिथाइल आयन हो गया, या हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल का फ्री रेडिकल है OH। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक छोटा सा रिलेटेड टू दी केमिकल स्पीशीज़। आई होप कि इससे रिलेटेड जो इसकी 3 स्पीशीज़ हैं, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स, इससे रिलेटेड तमाम का तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसको फिर आप अच्छे से तैयार करें। तो फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे मॉलिक्यूल का टॉपिक, छोटा सा है, और फिर हम अपने मेन टॉपिक्स जो हैं विच आर एवोगैड्रोस नंबर एंड कंसेप्ट ऑफ मोल, इसकी तरफ आएंगे, और कुछ केमिकल कैलकुलेशंस। तो इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम एंड करने की कोशिश करते हैं। तो तब तक फिर आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप वापस पूछ सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।